बर्मा कहाँ पे है और आप यहाँ कैसे, देहरादून कैसे पहुँचे? हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादाजी हमको यहीं छोड़ के जाएंगे। दादाजी हमें वहाँ छोड़ के चले गए जी। नहीं आए। हम लोग बहुत रोए। फिर उन्होंने मेरे दादाजी से पैसे मंगाना शुरू किया। तो वहाँ से मेरे दादाजी किसी के द्वारा पैसे भेजते थे। वहाँ फिर उन्होंने एक दिन मुझे कर दिया। उसने क्या कर दिया? किया उसने। उन्होंने आप किया? जी हाँ। पुलिस चौकी गई थी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। वहाँ मैंने पुलिस में जी कहा था ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। वो पुलिस वाला हंस के कहने लगा हाँ। कि घर पे तो ये एक ही है ना, यहाँ हम इतने सारे हैं। हाँ। और मुझे बड़ी शर्म आई और मुझे रोना भी आया जी। मैं पुलिस स्टेशन में रोई भी। हाँ। आपके साथ उस वक्त कोई था? आपके साथ नहीं, कोई नहीं था। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि उन पेरेंट्स का क्या होता है जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम में? तो मैं आया हूँ आज एक ओल्ड एज होम जिसका नाम है प्रेम धाम। यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा ऐसे पेरेंट्स से बात करेंगे जो अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। हो सकता है आज हम ऐसी बातें करें जो आपको शायद से दुख दे या आपको अनकंफर्टेबल करें, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत बातें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू डू गिव दिस इम्पोर्टेंट वॉच। थैंक यू। हेलो आंटी। हाँ जी। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं बेटा अपने बारे में क्या बताऊं आपको। हमारे दादाजी पाकिस्तान से यहाँ आए थे। अच्छा। ये निजामाबाद, अभी वो मंदिर बन गया, वहाँ जेल में बंद थे। वहाँ से फिर वो लोग जब निकले तो उधर से ही पैदल रास्ते से वो लोग बर्मा चले गए। अच्छा। उन दिनों बर्मा था नाम, आजकल म्यांमार है। जी 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 जी। वहाँ चले गए जी। और वहाँ उन्होंने अपने, मेरे पिताजी 3 जने हैं, ताया, 2 ताया जी, एक पिताजी। जी जी जी। और 2 बुआ थी मेरी जी। और मेरी दादी को जी। और एक बुआ को सांप ने काट लिया जी। और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। बाकी अपने बच्चों को लेके वो बर्मा पहुंचे। हाँ। बर्मा का सबसे बड़ा शहर है मांडले। जी जी जी। मांडले में जाके बस गए उन्होंने। जी। पहले तो कुछ भी नहीं था हाथ में। जी। वो चाय वगैरह बेच के उन्होंने धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया। जी। शीशे का, जी। भगवान के फोटोओं का, जी। उनका। फिर उन्होंने वहीं पर ही दुकान तो बड़ी थी, जी। मकान भी बना लिया जमीन लेके। जी। अभी वहाँ पे मेरे 7 भाइयों के 7 मकान हैं। जी। दादाजी के 3 मकान हैं। हाँ। जिसमें एक मेरे नाम से है अभी भी वहाँ पर। कहाँ? बर्मा में? बर्मा में, मांडले में। जी। दादाजी ने शुरू में ही उन्होंने किया था ये सब काम। और आपका जन्म भी बर्मा में हुआ था? जी, बर्मा में, मांडले में हुआ। जी 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 जी। मेरे पास हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी है जी। मेरे जन्म का। जी। मैं एक बार गई थी तो लेके आई थी वहाँ से। जी जी। कब गए थे आप? कौन से साल में गए थे आप बर्मा? मैं 95 की 96 में गई थी। अच्छा। मेरे पति लेके गए थे मुझे। अच्छा। फिर उसके बाद जाना नहीं हुआ। हाँ। जब भी वो लेके गए थे हाँ। सबसे मिलाने के लिए, मिलने के लिए। हाँ। सबसे मिल के आई। उसके बाद से फिर दोबारा जाना नहीं हुआ मेरे को। अच्छा लगा आपको वापस बर्मा जाके? बहुत अच्छा लगा। सब भाई बहने बहुत प्यार से मिले मेरे को। बस मेरी थोड़ी बुआ की लड़की थोड़ी नाराज थी। उनको डर था कि मैं बर्मा में ही रहूंगी और घर में आ जाऊंगी अपने, क्योंकि वो घर मेरे ही नाम से था। जी जी। तो मैं पति को छोड़ के यहाँ नहीं रहती बोली। मैं वापस हिंदुस्तान आई। अब वो ठीक है, खुश है, मकान में रह रही है। जी। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग यहीं पर ही रही मैं इसमें।
उस दिन जब मैं आपसे पहली बार मिला था, आपने बताया था मेरे को कि आप बर्मा की आपकी पैदाइश है, तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया था, अचंभे में था कि आप बर्मा कहाँ पे है और आप यहाँ कैसे, देहरादून कैसे पहुंचे। तो वो जर्नी आप मेरे को बताइए कि आप देहरादून कब आए, कैसे आए, आपकी शादी कब हुई, फिर बच्चे, बताइए। मैं बर्मा आई 1960 में जी। 60 में की 62 में आई हूँ मैं, जब मैं 9 साल की थी जी। और मेरी छोटी बहन छोटी थी, मेरे से 2 साल छोटी थी जी। 7 साल की थी वो जी। थोड़ी शरारत थी मेरी बहन जी। शरारत में तो वो 1 नंबर थी। उसको शरारत याद करके लोग अभी भी दांतों तले उंगली दबाते। हम दोनों को यहाँ पे लाए आनंद स्वामी जी, आर्य समाज के बड़े लीडर है, कौन है उन्होंने जी, वो आए थे हमारे घर को, घर में जी। यहाँ हिंदुस्तान की पुरानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं जी। पृथ्वीराज कपूर के इनके कहानियां सुनाते थे हमें शाम में रोज बैठ के जी। हमें भी अच्छा लगता था कि हम भी जाके देखें, तो मन में इच्छा पैदा होती थी जी, हम सब बच्चों के जी। फिर जब हमारे से पूछा इंडिया आओगी, तो हमने हाँ कहा, क्योंकि हम यहाँ के उन बातों से बहुत इम्प्रेस हो गए थे जी। तो उन्होंने दादाजी से कहा कि मेरे को और मेरी छोटी बहन को इंडिया कन्या गुरुकुल में डाल दो। तो मेरे दादाजी ने वैसे ही किया। उनके जाने के थोड़े दिनों बाद हमारा पासपोर्ट बना और हम इंडिया आ गए। इंडिया आकर के पहले तो उन्होंने हम लोगों को गंगा स्नान वगैरह सब करवाया जी। फिर रिश्तेदारों से मिलवाया। उनके बड़े भाई साहब यहाँ चंडीगढ़ में थे, उनके बच्चे, उनके बहन के बच्चे, सब लोग थे। उन सब से मिलवा के फिर हमें गुरुकुल में डाल दिया दोनों को। हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादाजी हमको यहीं छोड़ के जाएंगे। और गुरुकुल कहाँ पे था ये 60 राजपुर रोड पे है, देहरादून जी। वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। और हमें मालूम नहीं था कि दादाजी हमें छोड़ के जाएंगे जी। हम तो देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, मगर दादाजी हमें वहाँ छोड़ के चले गए जी। नहीं आए। हम लोग बहुत रोए। तो उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया था और कहा था यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। और डर के मारे हम लोग रोते भी थे और एक कोने में दोनों बहन लिपट के चुपके से बैठते भी थे। छोटे थे, वो भी छोटी थी। बहुत रोते थे हम लोग। 1-2-3 दिन उन्होंने ऐसा बंद किया हमें। फिर उसके बाद हम चुप हो गए कि रोने से कोई फायदा नहीं, हमें फिर बंद कर देंगे ये लोग। फिर हम चुप हो गए। तो मैं और मेरी बहन दोनों पहली क्लास में थे। तो वहाँ के टीचरों ने कहा ये बड़ी दिखती है काफी, इसको जो है पहली में अच्छा नहीं। उन्होंने मेरा आ ई ई का पढ़ा के करके मेरे को दूसरे में तीसरे में डाल दिया जी जी। और मेरी बहन पहली में ही रह गई जी। और वो रोती थी कि मैं बहन के पास जाके बैठूंगी। तो लोग बोलते नहीं, तुम्हारी क्लास ही है, तुम यहीं बैठोगे जी, बोलते थे। तो वो मेरे को रोती सूरत से देखती थी, मैं भी रो पड़ती थी उसके साथ। फिर ऐसे थोड़े दिन उसको छोड़ा मेरे पास बैठने के लिए जी। फिर उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती थी जी, क्योंकि हम लोग तो बर्मिस पढ़े हुए थे जी जी जी। काची खावे गांगे काची गा बोल के वहाँ का है लैंग्वेज जी जी जी। तो वो हम लोग आ बोलने से आ को बर्मिस में लिख लेते थे, आ बोल के आ बोलने से आ को ऐसा लिख लेते थे। तो ऐसा करके हम लोग कैसे भी सीख गए, आ ई काका गागा सब। मेरी बहन भी सीख गई। फिर जब एग्जाम के दिन आए तो मैं पास नहीं हुई। उन्होंने फिर दोबारा स्कूल खुलने पे एग्जाम लिया। फिर मुझे आगे बढ़ाया 4th क्लास में। फिर एक बार मेरी बहन को किसी ने उसकी झूठी शिकायत कर दी। झूठी शिकायत कर दी, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने टीचर से कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मगर टीचर नहीं सुनी। शांता टीचर थी उन दिनों, पढ़ा रही थी वो, क्लास टीचर भी थी वो। तो उन्होंने उसको
हाथ बढ़ाने को कहा मारने के लिए। तो उसने कहा जब मैंने किया नहीं तो मैं क्यों मार खाऊं। नहीं, हाथ आगे करते नहीं करते करके वो डराया। तो उसने वो स्लेट जो उसके हाथ में थी, उन दोनों स्लेट ही रहती थी, वो उनको दे मारा, टीचर को दे मारा और वहां से भाग गई। वहां से भाग गई और कहाँ जाए उसको पता नहीं, मगर वो छड़ी लेकर के, बम्बू लेकर के दीवार चढ़ के दीवार से दूसरी तरफ रोड पे भाग गई। फिर मेरे को बुलाया गया। मैं बोली हमारा तो यहाँ अपना कोई नहीं है, कोई जान पहचान वाले हैं, शायद वहां गई हो सकती है। तो मेरे को टांगे पे बिठा के घुमाया गया पूरा। तो वो पलटन बाजार में शर्मा दवाखाना बोल के था, जी जी, वहाँ हम पहुंचे जी। तो वहाँ उन्होंने कहा हाँ आशा आई है हमारे पास। फिर उसके बाद उसको उन्होंने गुरुकुल में नहीं रखा, मेरे को रखा, उसको नहीं रखा। हम दोनों बहनें अलग हो गए। फिर उसको उन लोगों ने पहाड़ी दाखिल किया स्कूल में। वहीं आरा घर में उधर को कोई स्कूल था छोटी क्लासों का, वहीं दाखिल किया। वो उनके घर में रहने लग गई। उनके घर में रहना क्या था, उन्होंने उसको नौकरानी बना के रखा। पूरा काम काज करना, गाय भैंसों को नहलाना धुलाना, उनको पानी पिलाना, पूरा वो करती रही वो। और उसको भी उसमें मजा आता था, वो करती थी, शौक से करती थी वो जी। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने दादाजी को चिट्ठी में लिखा है ये बात, तो मेरे को हमारे टीचर ने मना किया नहीं लिखना बोल के। वो परेशान हो जाएंगे, वो आ भी नहीं सकेंगे, क्या करेंगे तुम लिख के, माँ बाप को परेशान करना चाहती हो। उसके बाद फिर मैंने वो चिट्ठी फाड़ दी, नहीं लिखी। उसके बारे में कुछ नहीं लिखती तो कभी वो अच्छी है करके लिखती थी। और उसको चिट्ठी लिखना नहीं आता था, वो नहीं लिखती थी। बस ऐसे ही फिर छुट्टियों में जब एक बहन वहाँ है तो छुट्टियों में दूसरी बहन को भी बुला लो बोल के। ये छुट्टियों में मैं 6ठी क्लास की छुट्टियों में मैं गई हूँ घर को। तो वहाँ पे एक लड़का भी था, उनका बड़े भाई का लड़का था वो। तो वो हमें ऐसे ही इलाहाबाद के बारे में सुनाता था। वहाँ ऐसा खुसरो बाग है जहाँ शाहजहां रहता था जी, उसका ये था। तो उन दिनों में वो इतिहास भी पढ़ रही थी। जी जी, मुझे शौक हुआ, दिल हुआ मेरा देखने का जी। तो मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ। तो उनके पिताजी ने तो लिख दिया ले आओ उनको, मगर इधर ये श्यामलाल जी मना करते थे नहीं जाना बोल के। तो उन्होंने मना किए तो भी मैं तो उनके अंडर में नहीं हूँ बोल के मैं चली गई। मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग वैसे लोग हैं बोल के चली गई। थोड़े दिन तो मुझे वहाँ स्कूल में डाला उन्होंने कि गुरुकुल में क्या पाबंदी के जैसे जेल के जैसे रहना है, तुम यहाँ पढ़ो, यहाँ हम तुम्हारे कक्षा भी बढ़ा देंगे। गुरुकुल की हिंदी अच्छी होती है। जी जी जी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ 6ठी की बजाय 8वीं क्लास में डाला, एक क्लास जंप करवाया। मैं बोली जो एक क्लास के अंदर जो गणित होता है, जो ए का बी का जो होता है वो मुझे नहीं आता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ट्यूशन लगा देंगे। फिर उन्होंने मेरे दादाजी से पैसे मंगाना शुरू किया कि उसको कमजोर है गणित में, ऐसा ट्यूशन लगाना पड़ता है। और मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ, मेरी इतनी आमदनी नहीं है। कुछ उर्दू में वो चिट्ठी लिख के भेजता था। तो वहां से मेरे दादाजी किसी के द्वारा पैसे भेजते थे, जैसे आनंद स्वामी जी हैं ऐसे लोगों के हाथ से पैसे भेजते थे। उसके बाद गुरु वहां पर मैं रहती रही, ये यहाँ रहती रही। वहां फिर उन्होंने एक दिन मुझे कर दिया, उसने क्या कर दिया? किया उसने, उन्होंने आप किया? जी। घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं तो आप कितने साल के थे? मैं उस वक्त 14 साल की थी। अच्छा, 14 साल की बच्ची थी मैं, मुझे उतना सब कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। घर में कोई नहीं था, उसकी पत्नी सामने मंदिर में गई थी, मैं सो रही थी, पता नहीं उसको
क्या समझ में आया क्या नहीं आया मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा। उसके बाद मैं उठ के उसने मुझे मना किया कि तुम उसकी पत्नी को कुछ नहीं बताना, जी। बताएगी तो वो मारेगी। हाँ। और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमको आपने किसी को नहीं बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं बताया। मैंने बताया था तो पुलिस स्टेशन में बताया था। हाँ। वो ऐसे ही जब दोबारा आने लगा तो मैंने इलाहाबाद की पुलिस को बताया। हाँ। पुलिस चौकी गई थी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। वहाँ मैंने पुलिस में जी कहा था ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। हाँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ। मैं इनके पास नहीं रहना चाहती। हाँ। मैं अपने दादाजी के पास जाना चाहती हूँ। जी। तो वो लोग आपस में कुछ बात किए। हाँ। फिर मुझे कहने लगे घर में कितने जने हैं? हाँ। मैं बोली ये अकेला है, इन्हीं का घर है। मैं आई हूँ यहाँ थोड़े दिन के लिए आई थी। हाँ। तो वो पुलिस वाला हंस के कहने लगा हाँ। कि घर पे तो ये एक ही है ना, हाँ। यहाँ हम इतने सारे हैं। हाँ। और मुझे बड़ी शर्म आई और मुझे रोना भी आया। जी। मैं पुलिस स्टेशन में रोई भी। हाँ। आपके साथ उस वक्त कोई था आपके साथ? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं था मेरे साथ। ना कोई घर वाले थे, ना कोई बाहर वाले थे, ना मेरा कोई अपना सगा था। आप ठीक हो? मैं पानी चाहिए आपको थोड़ा? नहीं। फिर वहां से मुझे उसी के घर जाके रहना पड़ा। वो और भी जाति करने लग गया, घर के सारे काम कराने लग गया। फिर स्कूल जाना भी छुड़ा दिया उसे मेरा। जी। मैं अनपढ़ 8वीं क्लास थोड़े दिन पढ़ के ऐसी रह गई। कुछ नहीं पढ़ सकी मैं। मैंने दादाजी को चिट्ठी लिखी भी थी। उन्होंने आर्य समाज के किसी के नाम मुझे चिट्ठी लिख के भेजा था कि ये तुम उनको देना। मैं आर्य समाज गई। वहां मैंने आनंद स्वामी जी के बारे में पूछा, सिद्धार्थ स्वामी जी के बारे में पूछा। किसी ने नहीं बताया मुझे। वो तो कलकत्ता में है, कोई बोलते वो बम्बई में है। मगर मुझे उन तक किसी ने नहीं पहुंचाया ना बताया। बस फिर मैं वैसे ही जिंदगी बिताती रही चुपचाप। सब लोग हैरान परेशान होते थे, ये इतनी छोटी लड़की है और वो आदमी इतना बड़ा है। उसका 25 साल का तो बेटा था। उम्र में वो बहुत बड़ा था मेरे से। मैं उनको ताया जी बोलती थी तो उसने मुझे मना किया कि तुम मुझे ताया जी मत कहा करो। फिर मैं क्या कहूँ पूछती तो ऐसे ही आके तुम मुझसे बात कर सकती हो, ताया जी मत कहा करो। हर 2 साल में एक बच्चा होता था। कहने को तो वो लोगों से कहता था मैंने बच्चे के लिए किया है इसको, मगर हर 2 साल में एक बच्चा होता था, मर जाता था। बच्चा मर जाता था और फिर दूसरे बच्चे की तैयारी करता था। ऐसे करके मैं बहुत परेशान रही। परेशानी में ही मैं अपनी जिंदगी बिता रही थी। घर का सारा काम काज करके उसकी पत्नी की भी मार खाती थी, उसकी भी मार खाती थी। अब पेट में बच्चा है करके जैसे मालूम होता था वो बहुत मारती थी मेरे को ताकि बच्चा गिर जाए। वो बच्चा गिरता भी नहीं था, रहता था ऐसे ही। उन दिनों बेटा जी मेरे जितने भी सपने थे सभी टूट गए थे। मैं यही समझती थी कि बस मैं इतने बड़े घर की लड़की यहाँ सिर्फ काम करके खाना खाने का है, यही समझती थी। मगर एक दिन एक आदमी आया, घर पर आया। उसने उन लोगों से मेल मिलाप की और आना शुरू किया। उसने एक दिन मेरे से पूछा चाय देते हुए, आपका यहाँ कोई नहीं है क्या करके। और मैं डर गई एकदम से, ये क्या पूछ रहा बोल के। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप अंदर भाग गई। क्यों, मुझे बात करते देखने से फिर वो लोग मुझे मारते, और मारते भी ऐसे थे कि बदन पे मेरे पूरे निशान पड़ जाते थे। ऐसे ही वो फिर आया दोबारा वो बहुत बार आया। तो एक दिन मैंने कह दिया मेरा है, सब कोई है, मगर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जहाँ है वहाँ मैं नहीं जा सकती, क्योंकि
बर्मा से 65 में इंडियन लोगों को निकाल दिया था जी। और जो इंडियन वहां पर थे उनको यहाँ आने का ये नहीं था जी। नहीं दे रहे थे वीसा वगैरह कुछ जी भी। जी तो मैं वहां जा नहीं सकती थी जी। फिर उसको मैंने ये सब बताया तो उसने कहा आप शादी करना चाहती हैं। अब मैं डर गई कि अब कोई सुन लेगा तो फिर मेरी बुरी हालत होगी। मैंने कहा मेरे इतने बच्चे हो चुके हैं। तो कितने बच्चे हो गए थे आपके? मेरे को 7 बच्चे हुए थे। 7 बच्चे हुए थे। जी 7 तो आपकी शादी हुई थी? शादी नहीं हुई थी, ऐसे ही हुए थे। तो ये बच्चे किसके थे? बच्चे उसी के थे जिसने मुझे किया। और ये कितने साल तक चलता रहा? 1980 तक चलता रहा। 1980 तक? जी। अच्छा। फिर उसके बाद उसने मेरे से कहा आप शादी करना चाहती हैं? तो मैंने हाँ कहा करना चाहती हूँ। मुझे मालूम था कि ये मुझे करता है और बच्चे पैदा करके फिर अपने आप को बहुत बहादुर समझता है कि मैं अब भी बच्चे पैदा कर रहा हूँ इस उम्र में भी। और वो बोलता था मैंने इसकी पूरी गर्मी निकाल दी, अब ये कहीं नहीं जा सकती, यहीं रहेगी हमारे पास। उसके दिमाग में बर्मा जाकर के दुकान पे रहने का था, हमारी दुकान पे। तो बर्मा तो मेरे दादाजी भी चुप बैठ गए थे, वो बीमार पड़ गए, उनको फालिश हो गया, उन्होंने फिर कोई चिट्ठी लिखना नहीं हुआ, पैसे भी भेजना बंद कर दिया था। शुरू तो उन्होंने कम से कम 6-7 महीने उन्होंने 200 रुपए महीना भेजा था। यहाँ ये जलंधर के अंदर हंसा चाचा जी थे, वो लोग बर्मा से आए थे जी। आते आते उनके हाथ भेजा था उन्होंने जी। तो उन्होंने मेरे को दिए थे वो पैसे जी। मगर मेरे को देने से फायदा क्या, मेरे से साइन ले लेते थे और साथ का साथ वो ले लेता था जी। और मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मगर हाँ, मेरे पड़ोसियों को, मकान मालिक को मालूम था कि मेरे पैसे आते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था 200 रुपया तोला सोना है, तुम तोला सोना लेके रखो अपने पास। मैंने कहा सोना लूंगी, अभी कुछ भी नहीं है तो मेरी ये हालत है, सोने में तो और भी बुरा हाल होगा मेरा। मैंने सोना नहीं लिया, बस घर का राशन पड़ता था पूरे महीने का, जो आधा किलो 1 किलो लाते थे वो छोड़ के उन्होंने थैला राशन का ले लिया था। वो एक सहूलियत होती थी मेरे को। जी हाँ, ऐसा होता है बोल करके मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, ऐसा हुआ बोल करके जी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, कहाँ गए वो लोग जी, जो एक घर की बेटी को सबकी बेटी समझते थे जी। मैंने क्या बुरा किया, किसका, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उन्हीं दिनों फिर वो आना शुरू किया। उनका नाम था वसंत माधव जी, वो दक्षिण भारत के ही थे, ब्राह्मण थे। अच्छा, जिन्होंने ये करा जी, जिन्होंने मेरे साथ शादी की जी। शादी की मंदिर में ले जाके धूमधाम से तो नहीं कर सके जी, क्योंकि मेरा भी कोई नहीं था। और कौन से साल में हुई आपकी शादी? 1980 में हुई होगी। तो आपने जिन्होंने आपके साथ आपने उनको सजा दिलाने के लिए आपने कुछ नहीं करा? नहीं, उन्होंने कहा तुम मेरे को सजा दिलाओगे तो उल्टा तुम्हें ही सजा मिल जाएगा। क्यों ऐसा? चुप बैठ जाओ। उनको डर होगा कि कहीं उनकी कमजोरी ना बाहर आ जाए जी। क्योंकि वो खुद शादी करना चाहते थे मेरे से, कोई और तो नहीं था, वो खुद ही पूछ रहे थे जी, क्योंकि वो भी शादीशुदा थे जी 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 जी, शादीशुदा थे। मगर फिर भी वो मुझे बचाना चाह रहे थे जी, इसीलिए मैं भी चुप रही, कुछ नहीं बोली। मगर उन्होंने बराबर निभाया, अपने घर भी जाते थे, मेरे पास भी रहते थे, दोनों घर निभाते थे उन्होंने। जब तक वो थे तब तक भगवान की दया रही मेरे ऊपर। अब वो चले गए तो मैंने ये बच्चे मेरे 2 हैं बोल के उनको मैंने चिट्ठी लिखा, वो आए जी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे दुश्मन बन चुके जी।
उन्होंने अपने पिता का बदला मेरे से लिया। मेरे जितना भी गहने थे, कम से कम 1 किलो सोना होगा मेरे पास, कम से कम जी। वो सब बेच डाले। बेच के करके पूरा पैसा अपने हाथ में रखा। एटीएम में पैसा डाला, कार्ड मेरे पास भूल के रखा उन्होंने अपने पास। अपने घर का राशन, आना जाना, घूमना फिरना, वो सब उन्होंने किया। जब पैसे पूरे खत्म हो गए तो मुझे बोलते अपना इंतजाम आप कर लो। अब मैं कहाँ इंतजाम करती अपना, मैं तो देहरादून के रोड भी नहीं जानती, कौन सा रोड कहाँ जाता है। तब मैं रोते बैठी थी। रोते रोते मैंने हैदराबाद में मेरी एक सहेली है वसंता जी, उसको फोन करना चाहा मैंने, तो फोन में पैसे नहीं थे। तो मैं जाके दुकान पे जाके मैंने उसमें पैसे डलवाए और मैंने वसंता को फोन किया। वो बोली तुम सब कुछ छोड़ो, तुम यहाँ आ जाओ। वो रिश्ते में हमारे पति के बहन भी लगती थी। उसने मुझे ये सलाह दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम यहाँ आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ। 2 कपड़े हुए तो बस है, यहाँ सब कुछ है। और था भी उसके पास भगवान की दया से सब कुछ, मगर मैं नहीं जा सके, किराया भी तो चाहिए। उसने कहा मैं किराया भेज दूंगी। मैं बोली नहीं, क्योंकि उन दिनों यहाँ में ये सेलाकुई के अंदर एक बर्तन वाले की दुकान है, किरण, चंद्र किरण बोल के उनका नाम है। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया था। मैं उनके घर में 1 साल रहे। उन्होंने मेरा खाना पीना सब कुछ किया। फिर बीमार पड़ी तो हॉस्पिटल में थी, ये दून हॉस्पिटल में जी। दून हॉस्पिटल में ही मेरे को एनजीओ वाले मिले। वो लोग सबसे पूछ रहे थे किसको क्या है। तो मैंने उनसे कहा मेरी तकलीफ ऐसी है, आप हल करेंगे तो आप बताइए तो सही। मैं बोली मेरा रहने का कोई जगह नहीं है और ये तकलीफ पैर ऐसे है, डॉक्टर बोलते पैर काटना पड़ेगा और पैर कट गया तो मैं कहीं की भी आ जा भी नहीं सकूंगी। तो वो एनजीओ वालों ने मुझे अपने हाथ में लिया। उन्होंने साकिया हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया। 2-3 महीने लगे इलाज को। फिर उन्होंने लाके मुझे ये आश्रम में छोड़ा। अच्छा, कौन से साल में छोड़ा? यहाँ ये मैं भूल गई, मगर मैं किस तरीके से कोई बात नहीं। आजकल मैं भूलती बहुत। नहीं, कोई बात नहीं। बस यही पुरानी पिछली बातें मेरे दिमाग में घूमती है और मेरे को बुरा लगता है कि मैंने क्या बुरा किया था जिंदगी में। क्योंकि बड़े माँ बाप के होने के नाते मैं बहुत अच्छे से रही। बचपना मेरा बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद भी उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छे में डाला था। ये मेरी तकदीर थी कि मुझे नहीं आना चाहिए था, वहां मैं चली गई बगैर पूछे। ये तो गलती मेरी हुई। ये जो जिन्होंने आपके साथ इनका पूरा नाम क्या है? ये कहाँ रहते हैं? अब तो नहीं रहते, अब तो वो मर गया। अच्छा, वरना कहाँ के रहने वाले थे? यही देहरादून के। अच्छा, देहरादून जी जी, वो उनका घर था। अच्छा, और जो आपके जो 7 बच्चे हुए वो कहाँ, वो नहीं है, सब मर गए, सिर्फ 2 हैं उसमें से। अच्छा, सब मर गए? जी, 2 हैं उसमें। कैसे मरे, कैसे वो? भूख प्यास। अच्छा, ठंड। अच्छा, भरपूर कपड़े चाहिए बच्चों को जी, कम से कम खाना चाहिए। मैं खाना खाऊंगी तभी दूध आएगा मुझे। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे दूध नहीं आता था। बस उसी में रो रो के एक बच्चे को तो मैंने थप्पड़ मारा था। चुप हो जाओ, मैं क्या करूं बोल के। वो उसी में ही चुप हो गया। ऐसा चुप हुआ कि धरती माता के पास चला गया। अच्छा, वो एयरफोर्स में ड्राइवर था। और जो 2 आपके जो बच्चे हैं ये कहाँ हैं अभी? ये अभी तो देहरादून में ही है। एक सेलाकुई में किसी उसमें फैक्ट्री में काम करता है। और लड़की भी यही है। लड़की कहाँ रहती है मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो कभी आपसे कांटेक्ट कभी करने की कोशिश? करती है। हाँ,
कोशिश करती है, हाँ, मगर मेरा मन नहीं मानता उनसे बात करने को। जो सलूक उन्होंने किया मेरे साथ, हाँ, उससे मेरा मन नहीं मानता। हाँ, उनको मेरा मार तो याद है, मैं मारती थी बोल के। हाँ, पढ़ने स्कूल नहीं जाते थे, मैं मारती थी। हाँ, स्कूल नहीं गए तो तुम लोग क्या बनोगे, हाँ, कैसे जिंदगी निकालोगे। हाँ, मैं मारती थी उनको, वो मार उनको याद है। हाँ, ये याद नहीं है कि उसी मार की वजह से आज लड़का किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। हाँ, तो जब वो लोग जब मेरे साथ ऐसे सलूक करते हैं तो मेरी भी इच्छा नहीं होती कि मैं उनसे कुछ बात करूं। हाँ, वो लोगों ने मेरे से बदला लिया। जी, अभी जिसके साथ भी मेरा कोई संबंध होता है, जैसे मेरे पड़ोसी है या मेरे मकान वाले हैं, उनके सामने जाके मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते कि ये हमें छोड़ के भाग गई थी, इसने हमारे पिताजी का ये नहीं किया। ऐसे बातें करके वो मुझे बदनाम करती है। इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलती उनको, क्योंकि मेरे हर बात का वो उल्टा ही मतलब निकालती है। क्या बोलूं उसको। कोई पूछते है मेरे से, मैं बोलती हूँ नहीं है, कोई नहीं है, मर गए सब। अब आप बताइए मेरा ये कहना सही है या गलत है। नहीं नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। मेरे को तो शब्द नहीं मिल रहे हैं गायत्री जी की मैं, क्योंकि मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जो अभी आपने मेरे को बताया। इतनी शॉकिंग चीज, मैं खुद पर्सनली मेंटली तैयार नहीं था मैं ये सब सुनने के लिए। तो मेरी सारी सहानुभूति आपके साथ है, बहुत प्यार आपको मेरी तरफ से। नहीं, मुझे तो ये सबसे ज्यादा हैरानी परेशानी ये है, मैं मदद के लिए गई थी पुलिस स्टेशन, मदद मांगने गई थी। जी तो उस समय वो लोग मुझे बचा लेते तो मैं बच भी जाती जी। मगर उन लोगों ने उल्टा मेरे से ऐसे कहा कि यहाँ हम इतने जने हैं। इसका मतलब क्या हुआ उसका। ये बहुत बुरी बात थी। उन लोगों ने मेरे से, उन लोगों को एक औरत को ऐसा बोलते हुए शर्म भी नहीं आई उन लोगों को। मेरी एक आंख लड़के ने फोड़ दी, ऑपरेशन हुआ था, दवाई लाके नहीं दी मेरे को। वो दवाई नहीं होने की वजह से ये आंख की नसें सब सूख गई। ये बदला लिया उन्होंने मेरे से। उसकी पत्नी ने क्या किया, वो मुझे वैसा नहीं बना सकी, उसने मेरी लड़की को वैसा बना दिया। आज उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो बोलती है मैं बिल्डर हूँ, मकान बनाती हूँ, बेचती हूँ, करती हूँ, बोलती है लोग बाहर लोगों में, मगर नहीं, असल में वो गलत काम करती है। अब ऐसे में मैं उसके साथ कैसे रहूं, क्योंकि मेरा तो टोका टोकी रहेगा। वो बेशक मेरी माँ मुझे अपनी माँ समझे, मगर मैं तो उसको बेटी ही समझूंगी। बेटी के नाते जो अच्छी बुरी बात है वो मैं बोलूंगी। अभी आपकी बेटी यहीं पे देहरादून में ही है? हाँ, देहरादून में ही है। उसका फोन नंबर है मेरे पास। मेरे जो बगल में है उन्होंने उसका फोन नंबर लेके रखा है। रहने दो बहन, पता नहीं किस वक्त कौन काम आ जाता है बोल के उसने लेके रखा है। मैं बोलती ऐसे से क्या लेना, क्या करना है ऐसे से। जो अपने बाप का बदला, अपने बाप के करतूते तो नहीं जानती, मगर अपने बाप का बदला लेती है तुम मेरे से। मैं कितना मार खाती थी उसको मालूम है, उसने कभी सहा है उतना मार। यहाँ भूख सही है, जब भूख लगती है तो पेट के आंते कैसे कड़कड़ आती है पता है उसको। और एक बच्चे को जब दूध नहीं आता तो वो बच्चा कितना काट काट के कितना तकलीफ देता है उसको मालूम है। अब मेरे से कोई पूछता आपको हिंदुस्तान कैसा लगा, या तो मैं चुप रहती हूँ या फिर मेरे मुंह से निकलता ये पहले जैसा नहीं है। पहले किसी दूसरे की बेटी को माँ बेटी समझते थे, बोलते थे। हालांकि मेरे पड़ोसी जानते थे कि मैं भूखी हूँ, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। कभी उसकी पत्नी से नहीं कहा कि उसको खाना क्यों नहीं दिया। हर बात को मुझे तरसाया गया। मैं बर्मा में, मेरे दादाजी मेरे को
फ्रॉक के इसमें मेरे को पैसे देते थे, गायत्री अलमारी में रख दे। मैं अपना फ्रॉक ऐसा करती थी, वो पैसे डालते थे, मैं उठा के तिजोरी में रखती थी। इतने पैसे मैंने देखे थे, गहने देखे थे अपने माँ के, अपने दोनों ताइयों के गहने वगैरह सब देखी थी। 10 साल की उम्र तक, मैं हिंदुस्तान आने तक मैं अपना लैट्रिन आप नहीं धोती थी, दुकान के नौकर धोते थे। जबकि मुझे मना भी करते थे, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, मैं छी गंदा है मैं नहीं धोती करके बोलती थी, तो वही लोग आके धोते थे। 10 साल की उम्र तक जो मैंने लैट्रिन नहीं धोई, उसके यहाँ मैं इतना सब करके झेल के आई हूँ। अभी बर्मा में रहना भी चाहूँ तो नहीं रह सकती, क्योंकि एक तो मकान में मेरे बुआ के बच्चे लोग हैं, मैं उनको नहीं निकाल सकती। और दादाजी वगैरह जो भी मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है। बहन तो चीना के बॉर्डर में रहती है, भाई है वो मेरा मुझसे मिलने आ रहा था, बॉर्डर पार कर रहा था, वहां वो गोली खा के खत्म हो गया। अब बर्मा में है कौन? ताया के बच्चे हैं। ताया के बच्चे कितने दिन मेरी देखभाल करेंगे? उनसे तो बचपन में ही मैं बिछड़ गई थी। वो लोग छोटे छोटे थे एकदम से, तब मैं इंडिया आ गई थी। तो वो प्यार नहीं रहता जो एक साथ पढ़ने करने में रहता जी। तो मैं बर्मा जाके भी क्या करूं? माताजी पिताजी दोनों नहीं रहे, सिर्फ एक बहन है, वो भी चीना के बॉर्डर में रहती है। अब तो मैं यही चाहती हूँ बस यहीं पर ही है, यहीं पर ही मेरा सब कुछ अंतिम संस्कार हो जाए। हाँ, एक तकलीफ मुझे अभी जरूर ये है, मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब मेरे को जो है गोलियां लिख के देते हैं, वो बहुत महंगी है, लेना मेरे बस के बाहर हो रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ मिलते हैं 1500 रुपए, और गोलियां है सारा एक महीने का पूरे 2100 रुपए। ये मुझे तकलीफ हो रहा है। अभी तो एक भाई साहब, वो मुझे आंटी बोलते हैं, मैं उसको भाई साहब बोल रही हूँ, वो मेरी मदद करते हैं। वो 1500 रुपया महीना मुझे देते हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि इतना आपने दुख, कितना कष्ट सहा है आपने अपने जीवन में, तो मेरे पे तो शब्द भी नहीं है गायत्री जी कि मैं कुछ। मैं तो उनके प्यार में ये सब भूल भी गई थी जी। मुझे मालूम भी नहीं था, उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान प्यार सब कुछ दिया जी। मगर ये जो यहाँ आकर के बार बार कभी कोई पत्रकार है बोलते, कभी कोई बोलते, ये लोग जब ऐसे पूछते हैं ना तो मन बड़ा खराब होता, मेरा बहुत खराब होता। अभी मैं रोने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि आंख का ऑपरेशन हुआ है। बाद में मुझे तकलीफ देता, मगर आ जाता है रोना, मैं रुकती पाती, मैं क्या करूं। मैं समझती थी ये दोनों बच्चों ने मेरी तकलीफ देखी है, ये मेरे पक्ष में रहेंगे बोल के, मगर नहीं, ये लोग तो और भी बढ़ चढ़ के, उनसे भी बढ़ चढ़ के निकले ये लोग। हर जगह मेरी रेपुटेशन खराब करते। जो भी मेरी सहेली है या जो भी मुझे मदद करने को देखता, उसी के सामने ये तो हमारे पिताजी को छोड़ के भाग गई थी। मैं भागी नहीं थी, खुद उसने मेरी पेटी उसके गाड़ी में रखी थी। भागती कहाँ भागती, मुझे वहां के भी रोड के सब मालूम नहीं थे। सिर्फ इलाहाबाद का घर से लेके स्कूल तक का मैं जाती आती थी, रास्ते में पुलिस स्टेशन था, उतना ही एक मालूम था। मगर वो भी एक बार सुनने के बाद दोबारा वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। और ये जो रेडियो में इसमें वीरता के उनके जो आते हैं कहानी किस्से, मेरे को बिल्कुल गलत महसूस होता, ये लोग गलत है। अभी यहाँ पर भी मैं गई थी पुलिस स्टेशन,
इसने एटीएम से मेरे पूरे पैसे निकाल लिए लड़की ने। आपकी लड़की ने? जी, पूरे पैसे निकाल लिए। तो फोन के ऊपर उसका देते हैं वो लोग, पता देते हैं। तो मैं देख के मैं उसको पूछी, कहते भूल जाओ उसको, भूल जाओ बोले। तो फिर लड़के ने क्या किया, इसने इतने निकाले, इसमें से कुछ तो वापिस आता, पुलिस स्टेशन चलो बोल के ये पुलिस स्टेशन लेके गया मेरे को। वहां मैंने पूछा, वो लड़की आई, उसके गले में ऐसे उसने बाहें डाली, संभाल लो यार करके बोले, और चली गई वो। अब मुझे इतनी शर्म आई, वहां पे और भी आदमी लोग बैठे हुए थे, क्या समझेंगे वो लोग। वो भी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पे, वर्दी में। उसने मुझे कहा कि आप समझो आपने दहेज में दे दिया। उसको मैं दहेज ही देती रहूंगी तो मैं कब जीऊंगी? मुझे भी तो चाहिए, यहाँ पे भी देना पड़ता है। ये तो हमारी सिस्टर की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे से नहीं पूछा। तो यहाँ पे आपका खर्चा कैसे चलता है? कौन देता है? कोई नहीं देता, सिस्टर जी सहन कर रही है। कोई नहीं देता, जो मुझे मिलता है मैं आपको बताती हूँ। दवाइयाँ, वो दवाई मैं कल ही लेकर के आई हूँ। 750 रुपए को एक पत्ता है, वो 3 पत्ता लेना है मेरे को महीने में। 1500 रुपए वो बेचारा देता है मेरे को। 1500 रुपए मेरे मिल जाते, दवाई लेके आ जाती जी। कभी 1 महीना छोड़ देती बीच में, क्योंकि ऑटो के भी जाने आने के 200 रुपए लग जाते। और पहले भी 1-2 बार मैं हॉस्पिटल गई थी, कार्नेशन हॉस्पिटल, तो यहाँ रास्ते में गिर गई थी। तो सिस्टर जी मना करते बाहर जाने के लिए, नहीं जाना बोल के, तो ऑटो लेना पड़ता है। तो अभी आपकी बेटी बेटा कोई आपको मिलने नहीं आता है? कोई नहीं आता है? बेटी कभी आती है, आती है कभी, आती है कभी, बेटा नहीं आता बिल्कुल भी। उसने पे मेरे पूरे पैसे निकाल के उसने एक छोटा हाथी लिया, उसमें पैसे मेरे पूरे निकाल लिए उसने। अब मेरे हाथ में भी कोई पैसा नहीं था। बहुत ही दुख हुआ ये सुन के गायत्री। और बेटा अभी तो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये दवाइयों की है। जी 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 जी, जो मेरे हाथ से बहुत ऊपर है। जी 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 जी। मैं कल गई हूँ, 1 महीने की दवाई लेके आई हूँ जी, मगर वो 3 महीने खाना वो गोलियां पर्दे की है, वो आंखों का पर्दा। ऑपरेशन होने से पहले उन्होंने उसको कुछ किया था। वो पर्दा कमजोर है, उसकी दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा है, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या अभी ये दवाइयों का ही है। नहीं, वो जहाँ तक हम कर सकते हैं हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। मैं इतना आश्वासन देता हूँ आपको गायत्री जी। हम हमारे से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला और अपना दिल ही निकाल के हमें दिखा दिया कि कितना दुख दर्द अपने झेला है इतने सालों से, और वो आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपने ये शेयर किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कैसे हो आप? ठीक है आंटी, सबसे पहले तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपसे बात करने के लिए है, पर जो एक लाइफ की जो एक जर्नी होती है वो थोड़े आपके मुंह से थोड़ा सा वो आप अगर बता सकें कि शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हो, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, फिर उसके आगे बात करेंगे। कहाँ से हो आप? वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ जी। उससे पहले तो कहीं और भी रहते थे, अमृतसर में। जी। आपकी दिल्ली की पैदाइश है? पैदाइश अलीगढ़ की। पैदाइश अलीगढ़ की। अच्छा, अब तो दिल्ली कैसे पहुंचे आप? बस अमृतसर से दिल्ली आ गए थे काम की वजह से। अच्छा, मम्मी पापा के काम की वजह से। अच्छा, तो किस चीज में काम किया करते थे आपके मम्मी पापा? साबुन की फैक्ट्री था ना अमृतसर में। हाँ। दुकान, काम नहीं चला तो फिर इधर आ गए थे। तो आप दिल्ली आ गए फिर वहाँ? दिल्ली आ गए थे। अच्छा। और ताया जी का बेटे थे ना, ताया जी के औरतें जी, उन्होंने बुला लिया था। अच्छा। तो फिर उनको भी सिखाया, खुद भी करा उन्होंने। अच्छा। पापा ने।
अच्छा, तो ये कौन से साल की बात होगी है? अब तो मुझे याद नहीं है। याद नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी तो समय कितने कितने आपके, क्या बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है। एक ही बेटी है आपकी? कितनी कितनी बड़ी है आपकी बेटी? उसके बच्चे भी हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये भी दिल्ली में रहते हैं? ISBT रहते हैं। ये ISBT में रहते हैं? अच्छा, तो ये फिर आप यहाँ प्रेमधाम के कौन से साल में आए आप? 2019 में आई थी, पता नहीं। आप यहाँ पे आए कैसे? कौन? पैरालाइज हो गया था। अच्छा, BP हाई हो गया था। अच्छा, तो ये तो देखभाल तो घर पे भी हो सकती थी। बेटी के बच्चे छोटे थे। अच्छा, और मकान बेच दिया हमने इलाज की वजह से। अच्छा, तो महंगा इलाज हुआ? महंगा इलाज हुआ। अच्छा, पैसे थे वो सिस्टर को दे दिए। जी जी। अभी भी सिस्टर सेवा करवाती है। अच्छा, बहुत अच्छी सिस्टर है। अच्छा, सेवा वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी। तो मतलब ये किसका डिसीजन था? मतलब कौन कौन चाहता था कि आपको कोई संभालने वाला नहीं था। जेठ का आपकी बेटी नहीं संभाल रही थी? नहीं, वो छोटे बच्चों को कैसे संभालती, फिर बीमार रहती है। दामाद भी बीमार रहता है। अच्छा, आपके दामाद भी बीमार रहते हैं? कोरोना हो गया था उनको। अच्छा, आपके दामाद को कोरोना हो गया था? हाँ, बहुत मुश्किल बचा वो। अच्छा, तो मुश्किल से घर में इलाज कराया उन्होंने। जी 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 जी। उसके बेटे को भी हो गया था, बड़ी मुश्किल बचे वहाँ के। अच्छा, छोटे जो आपकी नाती को? हाँ, नाती को भी हो गया था? 1 महीना 2 महीने दोनों बंद रहते कमरे में। अच्छा, मेरी बेटी बाहर से खाना देती थी उनको। बहुत परहेज करना पड़ता है। जी 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 जी। जो बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनको अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए, या अगर कोई दिक्कत आए तो वो किसी ओल्ड एज होम में भी जा सकते हैं? मतलब ऐसा आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे को मजबूरी में आना पड़ा, मैं गाती थोड़ी कोई। मेरी किस्मत खराब थी। अच्छा भला मकान था, बेच दिया इस पैसे की वजह से बस। और पति की डेथ हो गई थी उससे पहले 5-6 साल पहले। फिर मैं यहाँ आ गई थी। उनको भी मरे हुए 10-12 साल 13 साल हो गए। आपके पति को? हाँ। वो कैसे गुजरे? बीमार थे ना। वो भी बीमार थे? उनको क्या? सांस की बहुत तकलीफ थी। सांस की तकलीफ थी उनको? तो कौन से साल में देहांत हुआ उनका? 12-13 साल हो गए, हिसाब लगा लो। 12-13 साल पहले। वो क्या किस काम व्यापार में थे वो? बिजनेस था अपना, किराने की दुकान। किराने की दुकान थी? तो आपका अभी आपकी बेटी के साथ रिश्ता कैसा है? अच्छा है, ठीक है। अच्छा है? आती हैं आपसे मिलने? कब आती हैं? संडे को ही आती ज्यादातर। संडे को आती हैं? कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में ऐसे आते हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है जब वो आती है? अच्छा ही लगता है। नाती वगैरह को लेके साथ आती है, या वो कभी एक जने को लाती है, कभी दूसरे को लाती है। अच्छा अच्छा। बड़े वाले को छोड़ आती है नाती को जी, छोटी वाली को ले आती है। अच्छा, दोनों इकट्ठे मस्ती करते हैं ना फिर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये अचानक से हो गया या आपको? ये पैरालाइज हो गया, BP हाई हो गया था। BP हाई हो गया था उसके कारण? उसकी वजह से भी होता है। वहाँ यहाँ पे भी थेरेपी वाले आते हैं, करवाते हैं। हाँ। 3रा हफ्ता चल रहा। अब अगला 4था हफ्ता चलेगा जब आएगा तो। पर अभी तक फर्क नहीं पड़ा इतना। पुरानी होगी ना बीमारी। टाइम लगता है करने में, और बहुत मुशक्कत का काम है जो फिजियोथेरेपी और ये सब जो बिजली के साथ करता है। बिजली के साथ करता है? वो चलाता है ना उसकी कोई मशीन। हाँ, मशीन के साथ। जी 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 जी। तो अभी आप अपना टाइम कैसे गुजारते हो? क्या मैं भगवान का नाम लेती रहती। अच्छा, वो नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो लेना चाहिए, सबको ही लेना चाहिए। थोड़ा यहाँ TV देख लेते हैं 2 घंटे। अच्छा, टाइम पास हो जाता है। हाँ। खाली टाइम पे भगवान का नाम मुंह से ही लेते। हाथ से तो कर नहीं पाते। बस। आपका मन करता है कहीं बाहर कहीं कभी घूमने जाएं, कहीं बाहर का माहौल देखें? आपका मन करता है कभी? करता भी है, नहीं भी करता, क्या करे। नहीं, जब करता है तो आप बोलते हो किसी को कि मेरे को बाहर जाना है, या कैसे जाएंगे? पहले तो वो होती है IMLS आएगी तो किराया इतना ले लेती है कहीं भी जाने का। नहीं, जब आपकी बेटी आती है आप उनको नहीं बोलते हो?
वो आती भी बड़ी मुश्किल, बच्चों को छोड़ के, काम छोड़ के आती है। अच्छा। क्या लेके जाएगी वो? हाँ। ये लड़की के घर जाना भी बड़ा अच्छा नहीं लगता। पंजाबियों में तो यही है, लड़की के घर तो पानी भी नहीं पीते। यहाँ पे आपके फिर दोस्त वगैरह कौन कौन, कोई आपने दोस्त सबसे ज्यादा जिससे आप बात करते हो, कोई है? कोई ऊपर से आ जाता है तो मिल लेते हैं। अच्छा। और आसपास वाले मिल लेते हैं बैठ के। कोई मुझे बाहर ले जाता है तो, टीवी रूम में कोई आता है तो मिल लेते हैं उनको। कैसा लगा आपको मेरे से बात करके? अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम पिछला याद आ जाता बहुत। हाँ। सारे काम मैंने अच्छे करे, पर क्या होगी, क्या करें। जिंदगी पहले वाली तो बहुत अच्छी हुई थी, शादी के बाद भी थी। जी। अब ये जो कह रहे पैरालाइज तो बहुत खतरनाक है। जी। तो आप कुछ जैसे हमारे जो दर्शक हैं काफी यंग जनरेशन से, छोटे लोग हैं, 25, 20, 25, 30, 35 की एज ग्रुप के, आप कुछ उनको हमारे माध्यम से कुछ बोलना चाहोगे आप? यही कहना है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, यही बोलते हैं हम। तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन गायत्री जी से, कैलाश जी से। बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था मैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बट ये बातें करना और आप तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आई होप यू like this episode. Please make sure that you like, share and subscribe to The Mentality. Thank you.